हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस के साथ हम उनकी थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो साथ में हम उनकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, जिससे कि वहीं हमारा डाउट सारा क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है कंटिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन, यानी कि जो कंटिजेंसी थ्योरी है, जिसको आकस्मिक सिद्धांत भी बोलते हैं नेतृत्व का, वो हमें क्या बताता है। तो देखिए, कंटिजेंसी थ्योरी की बात करें तो ये हमें बताता है दैट देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन। यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है कि सिर्फ एक ऐसी स्टाइल नहीं है लीडरशिप की जो हम सब पर फॉलो करें। अभी हम डिफरेंट लीडरशिप की आगे बात करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि ये वाली लीडरशिप यहाँ पे अप्लाई करनी है, या फिर आपको इस तरह का आउटपुट चाहिए तो ये वाली लीडरशिप करनी है। ऐसी हमारे पास कोई सिंगल ऐसी लीडरशिप स्टाइल नहीं है जिसको हम हर कंडीशन में हर जगह फॉलो करें। ठीक है, तो कंटिजेंसी थ्योरी जो है लीडरशिप की, हमें यही बताती है। नेक्स्ट है क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज। ये क्विक रेशियो का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, 2020 के पेपर में भी आया था, तो आपको पता होना चाहिए। क्विक रेशियो जो है, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉर्म इज। अब जो ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट मिलती है वो फॉर्म में क्या कही जाती है, तो वो कहलाती है इनकम। देखिए, हम लोगों जो भी बिजनेस का ओनर है वो ड्राइंग करता है, और जब उसने ड्राइंग करी है तो उसको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। और जब हम कंपनी के अकाउंट बनाते हैं तो वो क्या समझ के बनाते हैं कि मैं कंपनी हूँ, मैं अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जब मेरे पास कोई चीज आएगी एक्स्ट्रा में, तो वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द फर्म, यानी कि फर्म के लिए वो इनकम है, और हम फर्म के बिहाफ पर बना रहे हैं वो अकाउंट, तो यहाँ पर वो इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ओनर के बिहाफ पर बनाते तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि ये खर्चा है ओनर के लिए। और आप सबको पता है बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पार्टनर करंट अकाउंट विल ऑलवेज हैव। अब देखिए, यहाँ पे करंट अकाउंट की बात की गई है, कैपिटल अकाउंट की नहीं। और आपको करंट अकाउंट में पता है कि पार्टनर करंट सिचुएशन में बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि अभी ऊपर ही बताया कि ड्राइंग ली, तो हो भी सकता है उन्होंने ड्राइंग भी ली हो उस करंट पीरियड में। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई लोन दिया हो कंपनी को, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें लगाया हो, कंट्रीब्यूट किया हो, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है, तो ये याद रखिएगा। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा। और आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बीच बीच में कराऊंगी। और इसके बाद साथ ही साथ मैं आपको 2017, 18, 19 एंड 20 इन चारों ईयर के आपको प्रीवियस पेपर भी पूरे पूरे कराऊंगी। तो ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि जो करंट अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस भी होगा और डेबिट बैलेंस भी। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लीडरशिप स्टाइल एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने लीडरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल। अब ट्रांजेक्शनल, देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शनल, तो देखिए दिस इज स्ट्रिक्टली अ गिव एंड टेक मैकेनिज्म ऑन लीडरशिप। ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर या तो गिव की होती है या टेक की होती है, यानी कि वो आपको क्या कहते हैं कि या तो ये आपको ये काम करना है या फिर आपको यहाँ से छोड़ के जाना है ये काम। तो यहाँ पे गिव एंड टेक की पूरी मैकेनिज्म चलता है। इट इज थ्रू डिशिंग आउट टास्क विद रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी अटैच टू देम, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, उनसे कह दिया जाता है, उनको इस तरह से लीड किया जाता है कि आपको ये काम करना ही करना है, और अगर वो काम करते हैं तो वहाँ उनको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर वो काम नहीं करते हैं उस तरीके से तो उनको वहाँ पे पेनल्टी उनके ऊपर लगती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी लीडरशिप कौन सी कहलाती है, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप कहलाती है। मैं आपको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इन्हीं लाइनों से आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए पेनल्टी और रिवॉर्ड की कंडीशन कौन सी होती है, तो मैं सिर्फ उतना ही आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट है
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो दिस लीडरशिप स्टाइल राइट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस इनटू समथिंग बेटर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग में हमारी कोई भी लीडरशिप स्टाइल चल रही है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए उसको चेंज किया जाता है, यानी कि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि आउटपुट और बेटर निकल कर आए। Individual following this style are always on the look आउट फॉर इनोवेशन टू ब्रिंग आउट द बिजनेस प्रोसेस। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो भी व्यक्ति होते हैं इसमें कुछ इनोवेशन कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर जो लीडर है वो पहले से वहां पे कंपनी में एक ही लीडरशिप स्टाइल चल रही थी, ठीक है। अब वहां पर लीडर ने क्या किया, या फिर फॉर एग्जाम्पल वन ही लीडर है, मतलब हम पुरानी लीडरशिप स्टाइल ना लेकर, फॉर एग्जाम्पल मैं लीडर हूँ, मेरे यहाँ 1 महीने से एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और मैं एक लीडरशिप वहां पे स्टाइल फॉलो कर रही थी। लेकिन अब मैंने उसी प्रोजेक्ट के अंदर, अभी वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, मैंने उसी प्रोजेक्ट के अंदर उस लीडरशिप स्टाइल में कुछ और इनोवेशंस चीजें लगा दी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि ये 5 लोग इतने बजे आके सबसे पहले काम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये 5 लोग जो होंगे अपनी रिपोर्ट नेक्स्ट जो 5 लोग होंगे उनको देंगे। तो इससे क्या हो गया, मैंने इस तरह से लीड किया था उन्हें जिससे कि सारा काम एक दूसरे को बना रहे और ये भी पता चले कि पहले के 5 लोगों ने क्या काम किया। अब मैंने क्या किया, ये तो मेरी चली रही है लीडरशिप स्टाइल। अब इसके साथ साथ मैंने ये भी कह दिया कि आप लोग अपना काम उनको हैंड ओवर करोगे नेक्स्ट 5 को, तो वो नेक्स्ट 5 जो है वो उस पर फीडबैक देंगे। पहले फीडबैक वाली सिचुएशन मैंने नहीं डाली थी, अब मैंने कहा कि वो फीडबैक देंगे और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही मुझे ये मैं देखूंगी कि वो जो पहले के जो 5 लोग थे वो कल काम करेंगे या नहीं। यानी कि मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब यहाँ पर उनको कल का डर बना रहेगा कि हाँ, आज हमें अच्छा काम करना ही है, नहीं तो कल हमें निकाल दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरी वाली प्रोसेस चल रही थी, एग्जिस्टिंग प्रोसेस थी, बस मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ इनोवेटिव कर दिया। इससे क्या हुआ कि अब मेरा काम और भी अच्छा निकल कर आएगा, मेरे को आउटपुट और भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उनके माइंड में ये चीज बनी रहेगी कि आज हमने अच्छा नहीं किया तो कल हमें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब वो उनके फीडबैक पे मेरा डिसीजन होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या हुई, ट्रांसफॉर्मेशनल हुई, यानी कि चीजों को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आई होप यहाँ पर ये वाली लीडरशिप स्टाइल भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल पे आते हैं। आज हम लीडरशिप स्टाइल डिस्कस कर लेंगे, इसी के बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि अब क्वेश्चंस नहीं है, तो क्वेश्चंस भी हैं, मिस मत करिए। अब है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब इसको तो आप सब जानते ही होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, एम्फेसाइज किया जाता है इनपुट्स पर और आइडियोलॉजी ऑफ द वर्कर्स बिकॉज ऑफ इट्स एम्प्लॉय एम्पावरमेंट नेचर। अब यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेटिक में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके नेचर पर फोकस किया जाता है, आउटपुट पे यहाँ पर एम्फेसाइज किया जाता है। अगर इन शॉर्ट बात करें तो इसमें जो लीडर होते हैं वो ऑर्डर नहीं देते, वो साथ में मिलकर काम करने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस आपको ऑर्डर दे दिया अब आपको उसको फॉलो करना है, वो ऐसा नहीं करते, वो साथ में खुद भी काम करवाते हैं आपके साथ, यानी कि सब मिल के काम करते हैं इसके अंदर। डेमोक्रेटिक में एम्प्लॉय को भी उतना ही यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वो डंडा लेके खड़े हैं कि आपको ये काम करना ही है, इस तरह का नहीं होता। यहाँ पे कोलैबोरेटली सब लोग मिलके काम करते हैं, साथ में आपका लीडर भी काम करेगा, ठीक है। फिर है हमारा ऑटोक्रेटिक। अब नाम से ही देखिए डेमोक्रेटिक का ये बिल्कुल रिवर्स होगा। ऑटोक्रेटिक में दिस स्टाइल इज कंप्लीट अपोजिट ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडरशिप मॉडल, ठीक है। यानी कि वहाँ क्या था कि कोई भी आपके ऊपर ऐसा डंडा या छुरा वाला काम नहीं था, जैसे होता ना ऊपर आपके कोई डंडा लेके खड़ा है कि आपको ये काम करना ही करना है, ऐसा डेमोक्रेटिक में नहीं था, लेकिन ऑटोक्रेटिक में ऐसा होगा। ये अपने रिजिड होते हैं अपने डिसीजन पे, अपने ऑर्डर पर। अब चाहे काम कैसा भी हो, लेकिन इन्होंने जो ऑर्डर दिया है आपको काम वैसे ही करना है। अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं यहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी को महत्व नहीं दिया जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने जो लीडर है वो रिजिड होता है,
उसने जो ऑर्डर दे दिया आपको वही करना है। अब उसके ऑर्डर से हो सकता है जो आउटपुट है सही तरीके से ना निकले, एम्प्लॉय उसको और बेटर तरीके से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भाई उनके लीडर ने जो कहा है वो उनको फॉलो करना ही करना है। इसलिए यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल, ये कई जगह पर, हम सिचुएशन बेस्ड सारी डिस्कस कर रहे हैं, तो कई जगह पर ये अच्छी नहीं होती है। क्योंकि देखिए जो लीडर होता है वो, जैसे हम कहते हैं कि भाई जो फील्ड में है उसको पता है रियल में क्या वहां पर होता है। अब आप ऊपर से देखकर नहीं कह सकते कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम फेस करनी पड़ेगी, वो सिर्फ एम्प्लॉय को ही पता है। तो एम्प्लॉय अच्छे से जानता है कि कौन सी चीज हम किस तरीके से ज्यादा अच्छा आउटपुट या ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये एक लीडर को नहीं पता होगा, क्योंकि वो उस फील्ड पर नहीं आया है या फिर उसने वो सारी चीजें बहुत पास से नहीं देखी हैं, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय ही जानता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्या होती हैं इस वजह से खराब हो जाती हैं। और अगर हम इसके एक तरह से बेनिफिट की भी बात करें, तो बेनिफिट में यहाँ पर ये अच्छा होता है कि अगर एम्प्लॉय ही इतने यहाँ पर क्रिएटिव नहीं है या फिर एम्प्लॉय आलसी हैं, तो वहां पे फिर ये वाला बहुत अच्छा रहेगी, ये वाली लीडरशिप, क्योंकि वही वहां तो फिर उसके लीडर ने जो कहा है वही करना है। अब आप क्रिएटिव नहीं हो लेकिन फिर भी जो उनके अकॉर्डिंग नॉर्म्स हैं या जो भी उन्होंने आपको गाइडलाइंस दी उनके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, तो आउटपुट खराब नहीं होगा। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट लेसेस फेयर, जिसको डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। देखिए लेसेस फेयर का बात करें तो ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मीनिंग होता है लीव इट बी। दिस लीडरशिप स्टाइल रिजेक्ट्स माइक्रो मैनेजमेंट एंड गिव एम्प्लॉयज द फ्रीडम टू वर्क बाय देमसेल्फ। अब इसमें क्या होता है लेसेस फेयर में, देखिए कंफ्यूज मत होइए, अभी हमने डेमोक्रेटिक की बात की थी। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, थोड़ा कंट्रोल बना रहता है क्योंकि कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो आपके साथ काम कर रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन लेजिस फेयर में बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसमें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। ये लिखा है ना लिव इट वी, यानी कि बिल्कुल आपको खुला छोड़ दिया जाता है। अब आपको सारी चीजें खुद से करनी है, यानी कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर अपने जो भी एम्प्लॉय हैं जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जिनको वो लीड कर रहा है, उन पर वो पूरा ट्रस्ट करता है। उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया और पूरा काम पूरा प्रोजेक्ट उनके ऊपर डाल दिया कि कैसे भी करो, आपको करना है, बस मुझे इसका ये रिजल्ट चाहिए। जो भी जैसे भी आपको चीजें करनी है, कहाँ जहाँ से भी रिसर्च करनी है, वो सब आपको करनी है। तो ये बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है। तो एक बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अपनी एम्प्लॉयज यहाँ पे जो भी उनको नॉलेज होगी, और एक बात ये भी होती है कि जब हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करता है, तो यहाँ पर हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस काम को और अच्छे से करें। तो कई सिचुएशन में यहाँ पे रिजल्ट जितना एक्सपेक्ट नहीं किया होता उससे अच्छा निकल कर आता है। क्योंकि आप खुद सोच के चलिए, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालता है, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करता है, तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से करने की सोचते हैं। आप सोचते हैं, पूरे दिन रात लगा देते हैं और यही सोचते रहते हैं कि और कितना और कैसे अच्छा कर सकता हूँ मैं, और क्या मैं कर सकता हूँ। अपनी पूरी जी जान लगाते हैं उसको अच्छा बनाने में। तो सेम यही इस लीडरशिप के अंदर होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय के ऊपर पूरा ट्रस्ट किया जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। बट देखिए अब हर चीज के अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। कई सिचुएशन में ये बेकार भी होती है, क्योंकि भाई अब उनको फ्री छोड़ दिया, अब वहां पर क्या है, उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कुछ लोग हार्ड वर्किंग होंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, नहीं होंगे तो वो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों तरह की चीजें हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जहां पर ये लीडरशिप फॉलो की जा रही है वहां के लोग कैसे हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर एक लीडरशिप फॉलो करें। ठीक है। यहाँ तक आपको सारी लीडरशिप स्टाइल समझ में आ रही है ना? अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि लीडरशिप से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, खासकर डेमोक्रेटिक से, ब्यूरोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेसिस फेयर। इनसे तो अब तक पूछे ही गए हैं, अभी और भी हम पढ़ेंगे तो उससे थोड़े कम आए हैं, लेकिन जब हम ये सारी कर रहे हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। दिस लीडरशिप स्टाइल ऑपरेट्स विद अ सीरीज ऑफ रिजिड रूल। अब इसके अंदर क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक में एक रिजिड रूल को लेकर ये चलती है। ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स ऑलवेज फॉलो अ स्पेसिफिक कमांड चेन एंड स्टिक टू दोज एट ऑल टाइम्स।
द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन मोस्टली फॉलोज अ लीडरशिप ऑफ सच फॉर्म। यानी कि ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है, सिर्फ जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो पुरानी प्रथा चली आ रही है बस वही चला रहे हैं, सेम वही चीज यहाँ पे फॉलो होती है। इसके अंदर कोई भी इनोवेशन, क्या सिचुएशन है, अब कंडीशंस कैसी हैं, इन सबको नहीं देखा जाता। बस जो पहले चला आ रहा था उसी तरह से अभी भी चला आ रहा है, वही उसी तरह से लीड कर दिया, काम हो गया, आउटपुट बस अगर अच्छा आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। कोई इसमें यहाँ पर वो इतना फोकस नहीं करते। इसमें कोई भी इनोवेशन नहीं होता, किसी भी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं किया जाता। बस उन्होंने जो पुरानी चीजें चली आ रही थी उन्हीं के बेसिस पे लीड किया और अपना काम निकलवा लिया। ये वाली स्टाइल होती है। मोस्टली इस तरह की लीडरशिप स्टाइल कहाँ होती है, हमारे गवर्नमेंट में। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिसी ऐसी हैं जो पुरानी चली आ रही हैं। अब हमारी एनपी पॉलिसी चेंज हुई है, लेकिन अब वो इम्प्लीमेंट कब होगी ये नहीं पता। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो अब उनका कोई लेना देना नहीं है। अब हम उनको पढ़ते भी हैं तो उससे कोई बेनिफिट अब हमें नहीं मिलता है, तो उनको हटा देना चाहिए। और नई चीजें जैसे कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बात करनी चाहिए। क्योंकि अब पेन पेपर पर भी इतना वर्क नहीं होता जितना टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होती है, तो इस पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, हो भी रहा है धीरे धीरे काम, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये चेंज करने की जरूरत है। वैसे अब की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पॉलिसी इस तरह की नई नई लेकर आ रही हैं, जिससे काफी हद तक चीजें बेहतर हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसको हिंदी में करिश्माई नेतृत्व शैली कहा जाता है। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, करिश्माई नेतृत्व शैली। द लीडर्स ऑफ दिस स्टाइल are masters of communication, persuasion with a sense of charm. Charismatic leaders are a valuable asset in the growth of a company and facing a crisis. अब देखिए इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर ये कहा गया है कि इसके जो लीडर्स होते हैं उनमें एक अलग ही बात होती है, उनकी कम्युनिकेशन इस तरह की होती है, उनका पर्सुएशन इस तरह का होता है, आ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें तो वो इस तरह का होता है कि वो अगर सिचुएशन बिगड़ भी रही होती है ना, तो वो पता नहीं कि ऐसा क्या करते हैं कि एकदम से चीजें अच्छी होने लगती हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एकदम जादू सा होना, वो होने लगता है इसमें। तो इस तरह की चीज होती है इनके लीडर्स में। यहाँ पर जैसे कि कोई भी काम है, अपने हमें अपने एम्प्लॉय से निकलवाना है, लेकिन वो एम्प्लॉय ऐसा है, हार्ड वर्किंग बहुत है, लेकिन वो सिर्फ अपने मन की करता है। तो इस तरह के लीडर्स उन लोगों से काम करवाने में बहुत माहिर होते हैं। ये इस तरह की चीजें करते हैं कि वो भी अपना जो भी उसके अंदर आलस है उसको पता नहीं कहाँ चला जाता है, उस समय उससे बस काम निकलवा लेते हैं उसी मोमेंट पर। तो इस तरह की चीजें इनके पास होती हैं। इनके सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह का होता है, इनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी तरह से होती है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कंपनी के अंदर, क्राइसिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सारी चीजों से ये कंपनी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये लीडरशिप स्टाइल सबसे डिफरेंट है, आप सबको याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। इस स्टाइल में क्या होता है, स्टाइल स्टैंड्स इट्स ग्राउंड बाय मेंटोरिंग वर्कर्स। अब इसमें मेंटोरिंग की तरह काम किया जाता है, यानी कि वर्कर्स को एक तरह से टीच किया जाता है, बताया जाता है। उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि आप उनको लीडर की तरह काम करें। लीडर में क्या होता है, एक ऑर्डर आ जाता है, एक अथॉरिटी आ जाती है, लोग आपसे सामने से आके कुछ पूछ नहीं सकते, इस तरह की चीजें होने लगती हैं लीडरशिप में। लेकिन मेंटोरिंग में क्या होगा, आप उनसे कभी भी जाके कोई भी क्वेरी आ रही है आप उनसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो कोई भी ऐसा है जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, आपका बड़ी सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, कोई भी ऐसा है जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, तो आप उनके पास कभी भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उनके पास जाने में डर लग रहा है, किसी कुछ भी चीज पूछने में डर लग रहा है। सेम उसी तरह से यहाँ पर होता है, ये उनको अच्छे से गाइडेंस कर पाते हैं। ठीक है, दे आर यूजली एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड आर ग्रेट कम्युनिकेटर्स। अब ये इनका जो फील्ड होता है इसमें वो
एक्सपर्ट होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है कि आप उनके पास जाना चाहते हैं। कोई भी छोटी प्रॉब्लम होती है आप तुरंत उनके पास जाते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई पर्सन जरूर होगा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आप सोचते हो कि उनसे बात कर लूं तो मुझे अच्छा लगेगा, या फिर मेरा जो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इनके पास होती हैं, और दिस मेक्स देम परफेक्ट फॉर कोचिंग द वर्कर्स टुवर्ड्स ग्रेटनेस। इस तरह की चीजें इनको चीजें मिलती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये कोचिंग की तरह काम करते हैं। जैसे कि कोचिंग में होता है, हम स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो स्कूल में स्टूडेंट नहीं पूछते, लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि हमें कोई भी क्वेरी होती है, हम टीचर से एक नहीं, दो नहीं, 4 बार 5 बार जितनी बार भी हमें डाउट होता है हम वो पूछते हैं। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। ये भी आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये हमारी लीडरशिप स्टाइल थी जो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे देख लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर है व्हेन एन एग्रीमेंट इज एब्सेंट। ये सारे क्वेश्चंस 2020 में आए हैं। ठीक है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज एब्सेंट पार्टनर शेल, यानी कि अगर एग्रीमेंट जो है हमारा यहाँ पर एब्सेंट है तो पार्टनर्स की जो सैलरी होगी वो पेड नहीं की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो वहां पर उनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये सैलरी सिर्फ तभी दी जाएगी जब उनका एग्रीमेंट में मेंशन होगा, और अगर एग्रीमेंट वहां पे उन्होंने नहीं करा है कोई भी, या फिर उसके अंदर मेंशन नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में वहां पे उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर है इफ द एक्चुअल अर्निंग इज मोर देन नॉर्मल अर्निंग देन इट इज टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आज पास्ट वाले करा रही हूँ तो अच्छे से कर लीजिएगा। अगर हमारी जो एक्चुअल अर्निंग है वो नॉर्मल अर्निंग से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको नाम दिया गया है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फिर है if old profit sharing ratio is minus from new profit sharing ratio then it is equal to, यानी कि जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से माइनस करते हैं, सॉरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके में से दिया जाता है, जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं जो वो सेक्रीफाइस करते हैं। पुराने जो पार्टनर्स होंगे वो सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए जब न्यू पार्टनर एडमिशन के लिए आता है। ठीक है, फिर है हमारा द पार्टनर्स हु कंट्रीब्यूट इन द फर्म्स बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि जो भी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फर्म के बिजनेस में, तो उसको क्या कहते हैं, तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। देखिए यहाँ पे ये अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शंस इस तरह के आते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए फंड भी आ सकता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट फंड भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए गुडविल भी दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैपिटल हो गया, फंड हो गया, गुडविल हो गया, और यहाँ पर आपको मनी भी दे देंगे, कैश भी दे सकते हैं या बैंक भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो कंफ्यूज होगा, लेकिन आप ये याद रखिए अगर यहाँ पर किसी बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा, और पार्टनर्स ओनर ही है पार्टनरशिप फॉर्म के, तो वो उनके लिए कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। और पार्टनरशिप फर्म से ही रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देती हूँ। देखिए एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप रेशो जरूर पढ़ लीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप डेट पे भी मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। पार्टनरशिप डेट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर किस तरह की चीजें हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड पर इस बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पार्टनरशिप से पहले बहुत क्वेश्चंस आए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको जो फोकस करनी है चीजें वो करनी है इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स पे वैसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया, आपका डिमांड कर्व हो गया, आपके लॉ ऑफ डिमांड हो गया, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड को चलिए मेरे को याद आ गया, तो अब हम एक क्लास लॉ ऑफ डिमांड की भी कर लेंगे। डिमांड का लॉ बहुत पूछा जाता है, सप्लाई
का लॉ कर लेंगे, इंडिफरेंस कर्व भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो बता सकते हैं प्लीज। आप मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं भूल जाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करिए टॉपिक के रिगार्डिंग भी, क्योंकि जब मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस बनाती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस निकालूं। आप मुझे टॉपिक बता देंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए ला सकती हूँ। तो प्लीज इतनी हेल्प आप मेरी करिए कि आप जब पढ़ते हैं आपको लगता है कि ये टॉपिक, हाँ आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उस टॉपिक से आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे या थ्योरी मुझे लगेगी तो वो मैं आपके लिए वहाँ पे डिस्कस कर दूंगी। तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प कीजिए और टॉपिक मुझे बताइए। इसके साथ ही साथ बीच बीच में इन क्लास के साथ हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेली अगर हम ये क्लास करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, और शायद बोर होते भी हो आप, और आपकी प्रैक्टिस भी रह जाएगी। तो बीच बीच में हम कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस कर लेंगे 2 या 3 क्लासेस के बीच में। और इसके साथ ही साथ रीजनिंग की क्लास हमारी चलती है 9 बजे, वो जरूर देखिए। हिंदी की क्लास भी हम लेकर आएंगे। अभी जो रीजनिंग की क्लास चल रही है वो हमारी चैप्टर वाइज चल रही है, तो देखना मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्लास से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। और हिंदी की क्लास भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, साथ ही साथ जीके की क्लास भी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।